नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ या एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक ऐसे नवयुवक की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा है और वो बहुत सीधा-साधा है, अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा है और एक बीमा कंपनी में काम करता है। तो चलिए, मैं आपको उसका पूरा सारांश बताता हूँ, उस पूरी कहानी को बताता हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के शहर से। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और कानपुर के परेड इलाके में ये लड़का रहा करता था। इस लड़के का नाम रवि था। रवि के पिता 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। रवि की माँ जो कि बीमार रहती थी और रवि अकेला है, पूरे घर में अकेला है, ना तो उसका कोई भाई है और ना ही बहन है। रवि की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी और वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थी। रवि को इस बात की चिंता हमेशा सताती रहती थी कि मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। इस बात की भी चिंता सताती रहती थी और माँ को भी हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि मेरा बेटा जो है, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, वो अकेला रह जाएगा, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, उसका क्या होगा। तो एक दिन माँ जो है, सुबह-सुबह रवि की उस दिन छुट्टी थी। माँ रवि को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा घर संसार बच जाए और मैं भी मरते हुए जब जाऊँ यहाँ से तो मुझे ये मलाल ना रहे कि मेरा बेटा अकेला रह जाएगा या मेरा बेटा को देखने वाला कोई नहीं रह जाएगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। बेटा भी सोचता है चलो माँ की देख रेख के लिए एक बहू आ जाएगी, मैं ड्यूटी चला जाता हूँ तो माँ को देखने वाला कोई नहीं रहता है। यही सब सोचते हुए बेटा शादी के लिए हामी भर देता है। तो उनके एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो कि रवि के मामा लगते थे, वो एक रिश्ते को बताते हैं। औरैया में एक लड़की थी जिसका नाम सुलेखा था, उसके बारे में बताते हैं। रवि को उसकी फ़ोटो दिखलाते हैं। चूँकि सुलेखा देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी। तो सुलेखा के माता-पिता को रवि के घर बुलाते हैं और रवि को बताते हैं कि ये जो है लड़की के माता-पिता हैं। तो लड़की के माता-पिता को भी रवि बहुत पसंद आता है। इकलौता लड़का था, प्लस नौकरी भी थी उसकी, सरकारी नौकरी, एक बीमा कंपनी में सरकारी काम करता था। ये सब देखकर उसके मम्मी-पापा शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। सुलेखा के मम्मी-पापा शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो वापस घर जाते हैं। सुलेखा को इस बारे में जानकारी देते हैं कि तुम्हारी शादी हमने कानपुर में तय कर दी है। रवि नाम का लड़का है, उसकी फ़ोटो सुलेखा को देते हैं। मगर सुलेखा जो है वो किसी और से प्यार करती थी। सुलेखा इस बात से राज़ी नहीं होती है। वो अपने मम्मी-पापा के सामने कह देती है कि मैं जो शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रतन से करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। मैं उसी से प्यार करती हूँ। रतन जो कि जहाँ सुलेखा रहती थी औरैया में, वहाँ पर जो है उसी मोहल्ले में रवि भी, मतलब कि रतन भी रहा करता था। रतन को उसके पापा बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और वो सुलेखा से कहते हैं कि देखो बेटा, वो रतन लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बिगड़ैल किस्म का लड़का है। मैं जानता हूँ उसको, उसने पता नहीं तुमको अपने जाल में कैसे फंसा लिया। वो दिन भर बेरोज़गारों की तरह घूमता है इधर-उधर और पता नहीं उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्या जादू किया है। वो बिल्कुल भी इस शादी के लिए, मतलब कि इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होते हैं। मगर सुलेखा जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ रतन से करूँगी वरना किसी से नहीं करूँगी। फिर बाप बेटी में थोड़ा-सा मुँहाचाई होती है और पिताजी कह देते हैं कि बेटी देखो, तुम्हें शादी करनी होगी तो मैं जहाँ से रिश्ता लेकर आया हूँ वहीं करनी होगी, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये सुनकर सुलेखा बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। सोचती है कि मेरे कारण कहीं मेरे पापा की मृत्यु ना हो जाए। इस कारण वो थोड़ा-सा डरी सहमी सी शादी के लिए राज़ी हो जाती है। उसके पापा भी बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चेत रहा हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए। हम जानते हैं कि रतन कैसा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए और तुम्हारा जीवन जो है खुशहाली में बीते, ना कि तंगहाली में बीते। किसी चीज़ की तुम्हें परेशानी हो, मारपीट तुम्हारे घर में रोज़ रोज़ हो, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारी जो शादी है वो एक अच्छे लड़के से हो।
क्योंकि सुलेखा को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो जानती थी कि मैं जो हूँ ये सिर्फ शादी के लिए इसलिए हामी भर रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पापा को कुछ हो। बस इसीलिए वो अपने पापा से कुछ नहीं कहती है, कहती ठीक है पापा, आपको जहाँ जो कुछ अच्छा लग रहा है वहाँ पर मेरी शादी कर दीजिए। अब 27 नवंबर 2023 को सुलेखा और रवि की शादी होती है। ये बात रतन को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। वो ये सोचता है कि मैंने इतने सालों से 2 साल हो गए थे सुलेखा और रतन के रिश्ते को। वो ये सोचता है कि मैंने इतने सालों से सुलेखा को मतलब कि वो थोड़ा सा अजीब किस्म का लगा था, इसलिए वो ऐसी भाषा बोलता है कि मैंने फंसा के रखा उसको और मज़े कोई और ले जाएगा, और मैंने भनक भी नहीं होने दी कि मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करने के लिए उससे प्यार करता हूँ। सुलेखा रतन जो था वो थोड़ा सा गलत टाइप का लगा था। अब सुलेखा की यहाँ रवि से शादी हो जाती है। सुलेखा 4 महीने अपनी ससुराल में जैसे तैसे रहती है। आए दिन रतन का सुलेखा के पास फ़ोन आता था, मगर सुलेखा जो है फ़ोन को काट देती थी। वो एक अच्छी लड़की थी, वो सिर्फ रतन के बहकावे में थी, मगर वो एक अच्छी लड़की थी। उसने अभी तक रतन को अपना कुछ भी नहीं दिया था। वो सिर्फ रतन से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे कि जो है सुलेखा को शर्मिंदा होना पड़े। इधर वो रवि से भी दूरी बनाए रखी हुई थी, क्योंकि वो रवि को चाहती नहीं थी, और जब तक चाहत नहीं होती है तब तक पति पति का रिश्ता जिस्म तक पहुँचे ऐसी कोई भावना नहीं होती। रवि जो कि एक अच्छा लड़का था, वो यही सोचता है शायद सुलेखा जो है वो अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक आएगी। मगर सुलेखा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और एक दिन वो रतन का फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन वो अक्सर करता रहता था। एक दिन वो रतन का फ़ोन उठा लेती है। रतन जो कि बहुत ही चालाक लड़का था, वो बहुत ही चालाकी से सुलेखा को भावनाओं में लेता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया सुलेखा, तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया था जब तुमको रवि से शादी करनी थी, क्यों ऐसा किया मेरे साथ। थोड़ा सा वो जो है एक्टिंग करता है, और सुलेखा भी उसकी बातों में आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने रतन को धोखा दिया है, उससे नहीं रहा जाता है। वो रवि से बात करती है कि मुझे मैके वापस जाना है। रवि भी सोचता है कि अभी नई नई शादी हुई है, चलो इसके मैके छोड़ आते हैं। रवि भी उसको उसके मैके छोड़ आता है। यहाँ पर उसकी माँ बीमार रहती है, तो वो सुलेखा से कहता है देखो मेरी माँ बीमार रहती है, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर छोड़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकता। यही वो सुलेखा के माता पिता से कहता। सुलेखा के माता पिता भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम हफ्ते भर के लिए छोड़ना चाहते हो, तुम अकेले भी रहते हो, तो हफ्ते भर बाद आके सुलेखा को ले जाना। ठीक, यहाँ पर रवि सुलेखा जो है वो रतन से मिलने लगती है। रतन हमेशा इस ताक पर रहता है कि कैसे सुलेखा को बैठ तक ले जाया जाए। अब सुलेखा को अपने मायके में रहते हुए 2 महीने पूरे हो चुके थे। रवि को ये बात बहुत अखरती है कि मैं बार बार सुलेखा को लेने जा रहा हूँ, सुलेखा मना कर देती है। वो एक बार फिर सुलेखा के पास जाता है, उसके घर औरैया सुलेखा को लेने के लिए फिर जाता है। सुलेखा फिर से मना कर देती है, तो वो सुलेखा से मना करने का कारण भी पूछता है। कहता तुम्हें मालूम है मेरी माँ बीमार रहती है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं अपनी माँ को अकेला घर छोड़ के जाता हूँ ड्यूटी। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, तुम्हें मेरे साथ घर में रहना चाहिए, तुम अपने मायके में क्या कर रही हो। मगर सुलेखा उससे कुछ नहीं बोलती है, सुलेखा उससे कुछ नहीं बताती है। उसकी खामोशी रवि के अंदर एक अजीब सा घाव सा करती है। वो उनके माता पिता से पूछते हैं कि क्या बात है कि आपने क्या सुलेखा की शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। मैं किसी वैसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं एक सीधा साधा सा लड़का हूँ, मेरी माँ बीमार रहती है, मुझे अपनी माँ का भी ख्याल रहता है। मैं ऐसे कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। वो सुलेखा से भी ये बात पूछता है, मगर सुलेखा कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप अपने घर वापस आता है। कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। वो ये बात फ़ोन पर अपनी ससुराल में बताता है, सुलेखा को बताता है, सुलेखा के मम्मी पापा को बताता है। मगर सुलेखा जो है वो वापस अपनी ससुराल नहीं आती है, यानी रवि के घर नहीं आती है। उसके मम्मी पापा जाते हैं, अंतिम संस्कार होता है। वो फिर सुलेखा के मम्मी पापा से पूछता है कि
बाबूजी आप मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है जो सुलेखा मेरे पास नहीं आना चाहती है? क्या वो किसी और लड़के से प्यार करती है? तो कहते बेटा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा झूठ बोल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सुलेखा थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है कमज़ोर है। वो जो है हमेशा कुछ अजीब अजीब सी बात करती है। इस समय उसका इलाज चल रहा, हमने ये बात आज तुमसे छुपाई थी और हम लोग यही चाहते हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो वो कहते रवि कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको यहाँ पर भेज दीजिए, मैं उसका इलाज करवा दूंगा। और ये बात तो आपने शादी से पहले मुझे बताई नहीं थी, अगर बता देते तो मैं शादी ही क्यों करता। कहते बेटा देखो जो हो गया सो हो गया, वो सही हो गई थी लेकिन फिर से जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गई है। वो झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार हो गई है। वो अब ऐसी बदनामी कौन अपने दामाद को बताना चाहेगा, इस प्रकार की बदनामी कौन अपने दामाद को बताना चाहेगा, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पर झूठ बोलते हैं। खैर रवि भी ये बात समझता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी माँ गुजर गई, फिर भी जो है सुलेखा यहाँ पर नहीं आई, तो सोचता शायद वाकई में वो थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, तो वो उसके सही होने का इंतज़ार करता रहता है। वो सोचता है कि सुलेखा सही हो जाए फिर उसके जीवन में आ जाए। वो एक बार फिर सुलेखा के लेने के लिए औरैया जाता है, जहाँ पर सुलेखा साफ साफ रवि को ये कहकर मना कर देती है, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, और तुम्हारी माँ भी ख़त्म हो गई, मैं तब भी नहीं आई, तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ। रवि भी जब उसकी इन बातों को सुनता है तो वो सोचता है ये कहाँ से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये किस तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये तो एकदम सही सही बात कर रही है। हो सकता है इसके माता ही पिता कुछ छुपा रहे हों। वो चुपचाप वहाँ से चला आता है, वो अपनी लाइफ को फंसाना नहीं चाहता था और वापस घर आकर वो अपने ऑफिस में कहता है कि मेरा सर कहीं पर ट्रांसफ़र करा दीजिए जिससे मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं। अब यहाँ पर मेरा कोई रह नहीं गया है और मेरा कहीं पर ट्रांसफ़र करा दीजिए। तो उसके जो बॉस रहते हैं वो कहते हैं देखो शिमला में एक पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र शिमला में करा दूंगा। तो रवि कहता है ठीक है सर, मेरा ट्रांसफ़र आप शिमला में करा दीजिए, मुझे इस रमा चौकड़ी से दूर जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और हो सके सर तो इस बात की खबर किसी को भी ना हो कि मैं शिमला में जॉब कर रहा हूँ। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप छुपा लें कि कोई भी मिलने वाला जानने वाला मेरे जीवन में आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से अंदर से टूट चुका हूँ। मैं फिर से अपनी नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं शिमला जाकर अच्छे से काम करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब रतन के मन में हर घड़ी यही बात सताने लगी कि कैसे इसको बेड तक ले जाया जाए और इसके साथ वो सब कर लिया जाए जो मेरे अंदर उबल रहा है, मेरे अंदर पल रहा है। उसकी मानसिकता कुछ ऐसी हो जाती है कि बस जल्दी से जल्दी इसको किसी तरीके से बेड पर ले जाया जाए। क्योंकि सुलेखा जो थी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो जब मिलती है रतन से तो पहले बात तो उससे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी चूंकि शादी हो चुकी है, अब हम लोगों को शायद नहीं मिलना चाहिए। मगर रतन जो कि बहुत ही ओवर स्मार्ट और बहुत ही एक्टिंग बाज लड़का था, वो आंखों में आंसू भरकर सुलेखा के सामने कहता है कि क्या बात है सुलेखा, क्या मेरे प्यार का कोई भी अंजाम नहीं है? तुमने मुझसे प्यार ऐसा ही किया था, इसीलिए तुमने मुझसे प्यार किया था कि मैं ज़िंदगी भर रोता रहूं? और सुलेखा जो है उसकी बातों पर आ जाती है। वो भी सुलेखा भी उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी बातों पर आ जाती है। प्यार कुछ ऐसा होता ही है, अगर सच्चा प्यार कोई किसी से करता है तो उसकी भावनाओं में वो आ ही जाता है। सुलेखा भी उसकी बातों पर आ जाती है, कहती है यहाँ से ले जा सकते हो तो ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और मगर रतन के मन में तो कुछ और ही चल रहा है ना। रतन के मन में ये चल रहा है कि कैसे मैं इसका जिस्म पाऊँ, इसका जिस्म कैसे पा सकूं। रतन भी कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। रतन के मन में ये ख्याल आता है कि इसको कहीं पर ले जाऊंगा और इसके साथ गलत काम करूंगा, उसके बाद उसको कहीं पर छोड़ दूंगा या बेच दूंगा, ये दिमाग में चल रहा होता उसके। और नशे की हालत में वो अपने दोस्त विक्की को ये बात बता भी देता है। कहता है देखो सुलेखा जैसी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में कितनी आती हैं जाती हैं, क्योंकि सुलेखा जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं हमेशा से ही उसका जिस्म पाना चाहता था, मगर सुलेखा ने कभी भी मुझको अपना जिस्म नहीं दिया। इस बात का मुझे हमेशा से मलाल है।
अब मुझे एक कांड करना है तो करना है, और अगर वो मुझे कांड करना भी पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। विक्की, जो कि स्वयं सुलेखा को कभी बहुत चाहता था, सुलेखा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए विक्की भी उसे चाहता था, मगर विक्की का मन थोड़ा सा साफ था। विक्की गलत लड़कों के साथ संगत में था, मगर विक्की का मन साफ था, और वो ये सोचता है कि कभी उसने भी सुलेखा को बहुत चाहा था, मगर सुलेखा रतन से प्यार करने लगी। ये इस बात का विक्की को हमेशा मलाल रहा, लेकिन वो यही सोचता था कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार कर रहे हैं। मगर विक्की जो है वो रतन की हरकतों को भी जानता था, लेकिन वो उसने सुलेखा से कभी नहीं कहा। लेकिन अब कुछ ऐसी हरकत हो गई जो कि विक्की को लगता है कि अब उसे सुलेखा को ये सब बातें बता देनी चाहिए। तो एक शाम सुलेखा अपने घर में बैठी हुई थी। विक्की उसको फ़ोन करता है, कहता है, सुलेखा, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ, और मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि रतन, जिस लड़के से तुम बहुत प्यार करती हो, वो इस समय अपने प्राइवेट उस जगह का नाम बताता है जहाँ पर उसका प्राइवेट कमरा था, रतन का प्राइवेट कमरा था। वहाँ पर विक्की बताता है कि जाके देखो कि वो क्या कर रहा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम सच्चाई का सामना करोगी, और तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि रतन किस तरीके का लड़का है। सुलेखा को खैर विक्की की बातों पे भरोसा नहीं होता, वो पूछती भी है कि तुम कौन बोल रहे हो। तो विक्की कहता है कि मुझसे इस समय ये मत पूछो कि मैं कौन बोल रहा हूँ, बस ये सोच लो कि मैं तुम्हारा एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ। अब सुलेखा से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, वो ये बात सोचने के लिए मजबूर आती है कि ये कॉल किसका आया था और उसने मुझसे ऐसी बात क्यों कही। क्या रतन वाकई में एक खराब लड़का है, जो कि मेरे पापा भी कहा करते हैं। वो असमंजस में इधर से उधर घूमती रही और यही सोचती रही कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। अंत में उसके दिल में एक अचानक से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वाकई में रतन जो है किसी लड़की के साथ एक कमरे में था। वो उस कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोलती है, रतन चौंक जाता है और वो लड़की भी चौंक जाती है, क्योंकि लड़की सुलेखा को देखती है और देखते ही समझ जाती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और वो वहाँ से तुरंत भाग लेती है। क्योंकि वो लड़की का भी कैरेक्टर लूज था, तो वो वहाँ से तुरंत भाग लेती है। अब सुलेखा और रतन उस कमरे में रह जाते हैं। सुलेखा की आंखों में आंसू है, उसने धोखे की वो चोट खाई हुई है कि अब वो उसके मन में जो करुणा पैदा हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये क्या 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 मैंने कर दिया। मैंने इस इंसान के कारण अपने देवता जैसे पति को छोड़ दिया, और अब मैं क्या करूं। मतलब कि जो है मैं इसके कारण इसके साथ जाना चाहती थी। तो रतन कहता है कि देखो सुलेखा, जो तुम सोच रही हो, कहती चुप रहो तुम, मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारे सारे इरादे, तुम किस तरह के लड़के हो। सुलेखा उससे कहती है। इतने में रतन कहता है, जब तुम समझ ही गई हो सब कुछ, तो मेरे दिल में जो है वो आज मैं करके ही रहूँगा, मेरे मन में जो है वो आज मैं करके ही रहूँगा। सुलेखा कहती, क्या करना चाहते हो तुम, मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो इतने में सुलेखा का रतन हाथ पकड़ता है। तुरंत वहाँ पर विक्की की एंट्री होती है। विक्की वहाँ पर आता है, कहता बस रतन, बहुत हुआ, तुम इस एक सच्ची और अच्छी लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो। उन दोनों में थोड़ा सा हाथापाई होती है। विक्की जो था वो सुलेखा से कहता है, सुलेखा तुम यहाँ से जाओ, ये इलाका अच्छा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अपने घर निकल जाओ। सुलेखा वहाँ से अपने घर निकल जाती है। अब वो वहाँ पर आती है, अपने घर आती है और बहुत फूट कर अपने पापा के सामने रोने लगती है। जब वो रोने लगती तो उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ। तो वो पापा को सारी बातें बता देती है और अपने मन की भी बात बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो रतन के साथ भागना चाहती थी, वो अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ कर आई थी। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे दिल में वाकई में सच्चाई आ गई है तो तुम अभी इसी वक्त अपने घर कानपुर वापस चली जाओ, अपने पति के पास। जब सुलेखा कानपुर वापस आती है तो वो देखती है कि रवि के घर में ताला लगा हुआ है। वो रवि के आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, मगर रवि का पता किसी को नहीं मालूम है। वो लोग कहते हैं कि लगभग 2 हफ्ते पहले रवि यहाँ से चला गया था और हम लोगों को कुछ भी बता के नहीं गया है, और पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है।
एक बार उसके मामा भी आए थे और वो भी पूछ रहे थे कि रवि कहाँ गया गया है। तो मतलब हम लोगों को कुछ नहीं पता कि रवि कहाँ गया, उनके पड़ोसी बोलते हैं। तो सुलेखा जो है उनके मामा के पास भी जाती है। सुलेखा उनके मामा से पूछती है तो मामा कहते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता कि रवि कहाँ पर गया हुआ है। मामा ये वही हैं जिन्होंने सुलेखा और रवि की बातचीत लगवाई थी। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि रवि कहाँ गया है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसके मैंने दोस्त थे, नज़दीकी रिश्ते सबसे पूछा, नज़दीकियों से सबसे पूछा, मगर रवि का कोई अता पता नहीं है। अब सुलेखा अंदर से थोड़ा टूट जाती है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये बहुत टूट जाती है सुलेखा। उसके बाद वो अपने घर औरैया वापस आ जाती है और अपने माता पिता को सब बताती है। उसके माता पिता भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं, वो भी यहाँ वहाँ पता लगवाते हैं, मगर रवि का कोई पता नहीं चलता। रवि जो कि शिमला में काफ़ी सुखी ज़िंदगी जी रहा था, वो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। वो एक घर में रहता था, एक घर में किराए पे रहता था, जहाँ पर एक मियाँ बीवी थे और उनकी एक लड़की थी। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा रवि को बहुत लाइक करती थी, वो देखती थी ये कितने सीधे हैं, मगर रवि अपनी पिछली ज़िंदगी से थोड़ा सा उदास सा था, इसलिए जो है वो मीरा को अपनी कोई पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताना नहीं चाहता था। मीरा जो कि उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी शिमला। मीरा जो कि रवि को अंदर ही अंदर बहुत चाहती थी और मीरा की माँ को इस बात का एहसास था कि मीरा रवि को चाहती है। एक दिन मीरा की माँ मीरा से पूछ ही लेती है कि बेटा तुम्हारे मन में क्या है। मैं देखती हूँ जब भी तुम रवि को देखती हो तो तुमको एक अलग सा एहसास होता है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम हम लोगों को अपनी बातें बताओ, जिससे कि हमें तुम्हारे मन की बात जानने का मौका मिल सके। तो मीरा कहती है देखो माँ, मैंने आज तक आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई है, मैं बस ये चाहती हूँ कि रवि मेरा हमसफ़र बन जाए। मैं रवि को बहुत लाइक करती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि रवि जैसा लड़का मेरा हमसफ़र बन जाए। तो मीरा की माँ जो थी वो भी यही सोच रही थी कि बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, हम लोग भी यही चाहते हैं कि रवि जो है तुम्हारा हमसफ़र बन जाए। तुम्हारे पापा की भी यही राय है और तुम्हारे पापा सोच रहे थे कि पहले मीरा से पूछ लो कि मीरा के अंदर क्या है, फिर हम लोग जो है रवि से बात करें। तो अब तुमने इजाज़त दे दी है बेटा, तो मैं कल ही तुम्हारे पापा से कहूँगी कि वो रवि से बात करें। मीरा के पापा दूसरे दिन जाकर रवि से बात करते हैं। रवि को पहले थोड़ा सा ऑड सा फील होता है, वो यही सोचता है कि मैं तो मीरा को अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि कब तक मैं ऐसा ही जीऊँगा, कब तक मैं सुलेखा की याद में ऐसा ही जीता रहूँगा, अब तो मेरा कोई है भी नहीं। तो वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाता है। इधर सुलेखा के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि सुलेखा का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा उदासीन हो गया था, वो बहुत ही दुखी सी रहने लगी थी, बहुत उदास उदास सी रहने लगी थी। तो सुलेखा की माँ एक दिन सुलेखा के पिता से कहती है कि देखिए जी, सुलेखा का जीवन बहुत ही ज़्यादा उदासीन हो गया है, मैं यही चाहती हूँ कि सुलेखा जो है वो अपनी मासी के यहाँ शिमला चली जाए। तो सुलेखा के पापा भी कहते हैं हाँ, शायद शिमला जाने से उसका कुछ हवा पानी चेंज हो और उसके दिल में कुछ खुशहाली आए, कुछ नयापन आए, इसलिए वो भी राज़ी हो जाते हैं। तो सुलेखा के माता पिता जाकर सुलेखा से बात करते हैं कि बेटा तुम कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जियोगी, रवि का तो कुछ अता पता चल नहीं रहा है, हमारा कहना है कि तुम अपनी मासी के यहाँ जाकर शिमला चली जाओ। तो सुलेखा कहती है कि माँ मुझे अब कहीं अच्छा नहीं लगता है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ आप लोगों के पास, मुझे कहीं नहीं अच्छा लगता है। मगर सुलेखा के माता पिता जिद करते हैं कि नहीं बेटा, कब तक जीवन अपना ऐसे ही काटोगी, तुम्हें जो है अपनी मासी के पास चले जाना चाहिए। काफ़ी जिद करने के बाद सुलेखा मान जाती है। सुलेखा सोचती है चलो ठीक है, कुछ दिन अपनी मासी के यहाँ भी रह आऊँगी। तो वो तुरंत वहाँ का टिकट उसके माता पिता जाके कटवा देते हैं कि सुलेखा जो है अपनी मासी के यहाँ चली जाए। सुलेखा के माता पिता उसको जो है स्टेशन में छोड़ने जाते हैं। सुलेखा अकेली जाती है अपनी मासी के यहाँ, ट्रेन में बैठकर शिमला के लिए रवाना हो जाती है।
और यहाँ पर सुलेखा की माँ जो थी मासी से कह देती हैं कि जो है अपनी बहन से कह देती है कि देखो सुलेखा आ रही है, उसको ट्रेन में रिसीव उसको स्टेशन में रिसीव कर लेना। सुलेखा की मासी कहती है ठीक है, मैं अनामिका को भेज दूंगी। अनामिका जो कि सुलेखा की कजिन थी वो कहती है ठीक है माँ, मैं जब भी दीदी आएगी तो मैं दीदी को जाके स्टेशन से ले आऊँगी। तो जिस दिन सुलेखा को आना होता है उस दिन सुलेखा अनामिका को कॉल करती है कि मैं स्टेशन आ गई हूँ और मुझे लेने आ जाओ। तो अनामिका वहाँ जाती है और दीदी को वहाँ से ड्रॉप करती है और अपने घर ले आती है। अब अनामिका की मासी, अनामिका की माँ और अनामिका ये जानते थे कि इस समय दीदी का जीवन सही नहीं चल रहा है, दीदी की सिचुएशन सही नहीं चल रही है, उनके पति मिल नहीं रहे हैं। तो ये सोचकर वो सोचती है कि चलो इनको जितनी से ज़्यादा खुशी हम लोग दे सके वो बहुत ही अच्छा होगा। बड़ी राजी खुशी वो घर में उसको रखते हैं। 2-4 दिन बीतते हैं। इतने में वो एक पार्क में सुलेखा को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर अनामिका की एक पुरानी मित्र जिसका नाम मीरा था वो मिल जाती है। तो जब वो मिलती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो कहती है कि देखो इतने छोटे से शहर में हम लोग रहते हैं और कितने दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो ये राजी एक दूसरे से बात करते करते ये बात पता चलती है कि सुलेखा के साथ क्या हुआ, और जो कि मीरा को भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब सिचुएशंस हो गई। खैर जो भी हो, वो बताती है कि मेरी अगले महीने शादी है और तुम सबको मेरी शादी में आना होगा। तो अनामिका कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम हमको इनवाइट करोगी तो हम जरूर आएंगे। तो वहाँ से वो लोग सब चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर उसके बाद एक दिन मीरा का कॉल आता है। वो अनामिका से कहती है आज मेरी हल्दी है और मेरी हल्दी में तुम और अपनी बहन सुलेखा को लेकर जरूर आना। तो कहती है ठीक है, मैं अपनी बहन सुलेखा को लेकर जरूर आऊँगी। तो वो जो मतलब मीरा के घर में निकल जाते हैं, हल्दी वाले दिन मीरा के घर में निकल जाते हैं। हल्दी होती है बाकायदा, काफ़ी अच्छे से सारा प्रोग्राम होता है, एक दूसरे के साथ नाचते हैं गाते हैं। सुलेखा भी थोड़ा एंजॉय करती है, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा खुशी होने लगती है कि चलो सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक वो मीरा के कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि मीरा और रवि की फ़ोटो लगी हुई है। वो मीरा से पूछती है कि ये फ़ोटो तुम्हारी जिसके साथ लगी है ये कौन है? तो वो बताती है कि इन्हीं के साथ मेरी शादी हो रही है। तब सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झटपट वहाँ से निकलती है और तुरंत अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। ये देखकर मीरा को बड़ा अचंभा सा होता है कि ऐसा क्या हुआ है कि जो है मीरा इतनी नम आंखों से क्यों चली गई, ऐसी क्या बात हुई। अनामिका जब उस फोटो को देखती है तो वो देखकर चकित हो जाती है और उसके मुंह से निकल जाता अरे ये तो मेरे जीजू हैं। तो मीरा कहती है क्या? अरे हाँ ये तो मेरे जीजू हैं, इन्हीं की तो शादी सुलेखा दीदी से हुई थी। तब मीरा कहती है कि इनकी शादी सुलेखा दीदी से हुई थी। वो बहुत ही असमंजस में फंस जाती है और सोचती रहती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो वो कहती है कि पता नहीं क्या सिचुएशन ऐसी आई है इनके बीच में, जो रिश्ते ऐसे हो गए हैं, अब अचानक से तुम्हारे साथ शादी हो रही है। तब जाकर मीरा को ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रही है रवि से शादी करके, इसलिए वो उस सारे कार्यक्रम को वहीं पर रोककर रवि को फ़ोन करती है। रवि वहाँ पर आता है। जब रवि वहाँ पर आता है तो वो अनामिका से कह देती है कि तुम सुलेखा को भी बुला लेना। सुलेखा भी वहाँ पर आ जाती है। सुलेखा को देखकर रवि बहुत चकित हो जाता है कि सुलेखा यहाँ पर क्या कर रही है। ये देखकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि 2 दिन बाद रवि की शादी है और ऐसा मैंने क्या गलती करी है। वो जानती थी कि मैंने क्या गलती करी है, लेकिन फिर भी रवि जो है उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रवि जानता था कि सुलेखा उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। फिर सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि रवि को ये पूछना ही पड़ता है कि सुलेखा तुम यहाँ पर कैसे। तो सुलेखा रोने लगती है। रोते रोते ये बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो एक एक सच्चाई खोल के रख देती है। वो सब कुछ सच सच बता देती है, एक एक बात सच सच बता देती है।
रवि कहता है अब क्या हो सकता है, अब तो ये सब मीरा के हाथ में है, मीरा जैसा चाहे वैसा होगा, क्योंकि अब मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरे नेचर में धोखा देना नहीं है, मैं मीरा को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मीरा से मेरी शादी तय हो चुकी है, 2 दिन बाद मेरी शादी है, अब मैं मीरा को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मीरा काफ़ी सोचती विचारती है, फिर मीरा कहती है कि शादी तो सिर्फ एक बार होती है, मंगलसूत्र सिर्फ एक बार पहना जाता है और वो सुलेखा के गले पे है, मेरे गले पे नहीं। रवि, तुम पहले भी सुलेखा के थे और आज भी सुलेखा के हो। मैं सुलेखा का मंगलसूत्र नहीं छीन सकती। ये सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुलेखा मीरा के पैरों पे गिर जाती है। वो बड़े भाव से सुलेखा को उठाती है, कहती देखो बहन, जो जिसके नसीब में है उसको मिलता है और जो जिसके नसीब में है वो नहीं मिलता है। तुम्हारे नसीब में रवि है, जो चारों तरफ से सारी सिचुएशन से तुम्हें मिला और ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। इसलिए मैं रवि तुमसे यही कहना चाहूँगी, जो कुछ भी हमारे बीच में था, मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी है। इस शादी सिर्फ एक बार होती है। कुछ गलतफहमियाँ तुम लोगों के बीच में थी, कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो तुम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन अंत में मैं यही चाहती हूँ कि तुम सुलेखा के साथ रहो। रवि भी उस बात को समझता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, ना मेरे नेचर में है। यही बात सुनकर सुलेखा रवि के पैरों तले गिर जाती है और माफ़ी मांग लेती है। रवि भी उसको माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये कहानी जो मैंने लिखी हुई है वो बहुत ही समय लगा लिखने में, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।